नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आर्टिकल 21 18 वर्ड्स और सबसे ज़्यादा बेहतरीन आर्टिकल अगर किसी इस संविधान में है, सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा ब्रॉड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगर संविधान में है तो ये डेफिनेटली आर्टिकल 21 इस कैटेगरी में आएगा। इन 18 शब्दों को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। हमारे जनरल स्टडीज़ मेंटोरशिप कोर्स का जो लास्ट बैच है वो लाइव हो चुका है और अर्ली बर्ड 25 इस डिस्काउंट कूपन से आप 15% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस, एसे राइटिंग, प्रीलिम्स के एमसीक्यू और साथ में मेंटोरशिप अवेलेबल होगी। तो इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमें संपर्क करें। अब देखते हैं आर्टिकल 21 किस प्रकार से उसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है और समझा जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। Article 21 says that no person shall be deprived of his life or personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This conception of procedure established by law is inspired from the Japanese constitution. This conception of procedure established by law is inspired from the Japanese constitution. Read it again. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This law is very, very individual. You can very clearly see that this law is not pertaining to a group. बहुत ही evident. No person एक shall be deprived of his मतलब एक life or personal liberty. So this is a most individual centric law if ever there was, or most individual centric right in the entire fundamental right. क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ना हो, एक ऐसा प्रोसीजर जो कानून में बना दिया गया हो और उसको फॉलो करके आप किसी की लाइफ और लिबर्टी ना ले जाएं, तब तक वो फंडामेंटल राइट है। मतलब योर राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ इज ओनली प्रोटेक्टेड until and unless there is a law which mandates that your life and personal liberty can be taken away and the government or the state follows that law to perfection and takes away your life and liberty. तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी। सेम 1950 में भी 51 में भी एके गोपालन केस में सेम इंटरप्रिटेशन दी उन्होंने। एके गोपालन केस के अंदर एके गोपालन नाम के एक शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज वो होते हैं, ठीक है, और 1950 का ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। उस कानून के अंदर यह प्रावधान होता है कि आप किसी को उसके क्राइम कमिट या ऑफेंस कमिट करने से पहले अरेस्ट कर लेते हो। आप किसी को उसके क्राइम या ऑफेंस कमिट करने से पहले अरेस्ट कर लेते हो ताकि वो क्राइम कमिट ना कर सके, टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है और ये भारत के संविधान के अंदर और कानूनों के अंदर अलाउड होता है। अब 1950 में जब एके गोपालन जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया तो उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपील की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये मेरे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ हो रहा है काम, है ना। और एके गोपालन केस के अंदर आर्टिकल 21 दैट इज लाइफ एंड लिबर्टी, इसकी इंटरप्रिटेशन को बहुत ही नैरो रखा गया। क्या रखा गया? नैरो। तो नैरो इंटरप्रिटेशन किससे? दो तरीके से। एक, लाइफ इज बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज यदि आपकी पूरी हो जाती है, यानी आप जिंदा है, आप सांस ले सकते हैं, तो लाइफ बस उतना ही। क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये वो फलाना जी कुछ नहीं। लाइफ का मतलब है जिंदा है, नंबर 1। सेकेंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कि अगर कानून में लिखा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में लिखा है कि इफ द गवर्नमेंट फील्स और द स्टेट फील्स दैट यू कैन बी अरेस्टेड, यू कैन बी पुट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन
and they have followed the procedure that is established by the law. That means whatever procedure is mentioned in that law for the arrest, they have fulfilled that entire procedure. Then perfect. फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संविधान में ये लिखा है. That means इसका कॉरोलरी क्या है? कॉरोलरी मतलब थोड़ा सा डिराइव्ड मीनिंग क्या है इसका, कि अगर कानून में नहीं लिखा है, अगर प्रोसीजर कानून के हिसाब से एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, मैं तभी चेक करूंगा कि वो प्रोसीजर फेयर है या नहीं. समझ में आ रही बात? अगर तुम्हारी लाइफ मैंने ले जानी है एज अ स्टेट, तो अगर मैं उसे ले जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्शन that is taken not by a law but by executive order. So president gives the order, arrest this person, or president says, or governor says, arrest this person, or district magistrate says, arrest this person, है ना? And there is no basis of arrest in a law, it's an executive order. Now that I can challenge, because the only way in which my life and liberty can be taken from me if there is a procedure established by law. अगर कानून में लिखा है और कानून में लिख दिया गया है और वो प्रोसीजर फॉलो हो गया है, तो फिर कोई रोक टोक नहीं है. इतना समझ आ गया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इतना समझ आ गया? सो आई विल ओनली सी दैट इफ द लॉ एग्जिस्ट एंड इफ द लॉ गिव्स यू अ प्रोसीजर, यू हैव फॉलोड दैट प्रोसीजर टू टेक अवे दैट पर्सन्स लिबर्टी. ठीक है? नाउ कट टू 1978. In fact, cut to 1970. R.C. Cooper case. R.C. Cooper case is one of the cases in which the governments or the rights of the people were tried to be expanded, and there was an interpretation which stated कि आर्टिकल 19 में जो अधिकार है यार, वो तो लिस्टेड है, कि तुम्हें तो क्लियरली बता दिए 6 अधिकार है और ये 6 अधिकार पे ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी, तो कम से कम उसका स्कोप एक्सपैंड करना मुश्किल. लेकिन आरसी कूपर में 21 के बारे में ये बात बोली गई, 21 के बारे में ये बात बोली गई कि 21 तो यार राइट टू लाइफ है, और लाइफ का मीनिंग ढूंढते ढूंढते तो हजारों सालों से फिलोसोफर मर गए, उनकी लाइफ चली गई. तो लाइफ को हम लाइटली नहीं ले सकते कि भाई वो जिंदा है व्यक्ति तो बस लाइफ का मतलब यही है. ठीक है? तो अगर आपने उसको बेयरली जिंदा रखा हुआ है और अब ये कहो कि वो अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहा है, नो. इसी थॉट प्रोसेस को 1978 में 1978 में मेनका गांधी केस में परवान चढ़ाया जाता है. कैसे? मेनका गांधी is Menaka Gandhi, the wife of late Sanjay Gandhi, who was the son of Shrimati Indira Gandhi. Now in 1976 to 1975 to 1977, there was a state of national emergency in this country, and there were some steps that were taken during the emergency which were not really democratic. हम emergency के दौरान पे बात करेंगे. When Indira Gandhi lost the 1977 election, Janata Party government came into power. That is coalition of opposition parties. This government organized a inquiry into the excesses of emergency. तो emergency में क्या क्या हुआ उसकी इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बिठाया, जिसमें एक जज को ऊपर बिठा दिया कि तुम भाई आप लोग देख लेना कैसे क्या इंक्वायरी करनी. अब उस कमीशन ने मेनका गांधी, जो कि संजय गांधी की धर्मपत्नी थी, उनको बुला रखा था कि आप के साथ भी हम कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, आप आइएगा. मीनवाइल मेनका गांधी ट्राइज टू टेक हर पासपोर्ट एंड लीव इंडिया. भारत से बाहर जाना चाहती. अब वो भारत से अंदर कहीं जाना चाहती और उनको तब रोका जाता तो वो आर्टिकल 19 का उपयोग कर सकती थी, क्योंकि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, है ना. बट वो भारत से बाहर जा रही थी. अब जब भारत से बाहर जा रही थी और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट और पासपोर्ट रूल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर रूल था जिसके तहत उनको उनका पासपोर्ट रिवोक कर लिया गया. सो पासपोर्ट एक्ट के तहत उनका पासपोर्ट कर लिया गया रिवोक. सो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक्ड हर पासपोर्ट. दैट मींस शी वाज नॉट अलाउड टू फ्लाई अब्रॉड.
And when she was not allowed to fly abroad, she was stopped here. She approached the Supreme Court saying that देखिए सर, मेरा तो right to life and personal liberty जा रहा है बस, क्योंकि मैं भारत से बाहर विदेश जाना चाहती हूं एक लीगल तरीके से, लेकिन मुझे रोका जा रहा है सर, तो इसका कुछ निवारण कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट, strengthened by multiple judgments which had given a liberal interpretation of right to life and liberty, gave birth to the conception of due process of law. It's not due process of law हमारी कोर्ट का नहीं दिया गया है, पर हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करने का उसे जो श्रेय जाता है वो जाता है मेनका गांधी केस को। अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई दो चीजों से मैं AK गोपालन वाली से मैं डिसएग्री करता हूं। एक, लाइफ सिर्फ सांस लेना ही यहां जीना नहीं, सिर्फ जिंदा रहते हो जीना नहीं, लाइफ की एक डिग्निटी अटैच्ड है, लाइफ की एक क्वालिटी अटैच्ड है, लाइफ के साथ लाइफ इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू गो अब्रॉड इफ यू हैव द मनी। मतलब कहने का मतलब है लाइफ और लिबर्टी। लिबर्टी मींस you have the money to go abroad, you have the documents, you want to travel, you can travel, personal liberty का हिस्सा। और life includes quality of life, includes food, includes shelter, everything, धीरे धीरे करके सब कुछ ऐड होता है उसमें। And the second most important thing is कि अगर मैं AK गोपालन वाले लॉजिक पे चलूं, तो अगर मैं AK गोपालन वाले लॉजिक पे चलूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें देता हूं। अगर मैं ये कहता हूं, और ये मैं पहले भी दे चुका हूं एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूं कि कल से मैं एक कानून लेके आया हूं, एग शेल ऑन द रोड एक्ट। इन दिस एक्ट आई से दैट हुएवर इन दिस कंट्री थ्रोज एन एग शेल ऑन द रोड, सड़क पे अंडे का छिलका यदि कोई फेंकता है, ठीक है, यदि वेज हो तो बनाना पील कर देना इसको, अगर वेजिटेरियन हो तो बनाना पील कर दो, ठीक है। अगर कोई अंडे का छिलका या बनाना का पील सड़क पे फेंकता है तो उसको मैं क्रिमिनल ऑफेंस मानूंगा। ऐसा मैंने कानून पार्लियामेंट से पास करा दिया। पार्लियामेंट से पास कराने के बाद मैंने ये बताया कि उस क्रिमिनल ऑफेंस की सिर्फ एक सजा होगी, मात्र एक सजा होगी, दैट इज डेथ पेनल्टी। I pass this law and I pass the entire procedure which is mentioned in the law कि भाई जब कोई छिलका फेंकेगा तो उसे अरेस्ट कैसे किया जाएगा, कौन सा अफसर कंप्लेंट लिखेगा, ट्रायल के लिए कितने मेंबर मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने सारा प्रोसीजर बनाया और अब मैंने उस कानून को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अगर मैं सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? आई एम टेकिंग समवन्स लाइफ for throwing a kele ka shilka or an eggshell on the road, and this is a parliamentary law that has been passed and the arrest and the trial has been conducted at each and every step according to the rules. Procedure established by law के concept के हिसाब से क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? Yes or no? Am I doing something wrong if I just look at this particular event as procedure established by law? Am I doing anything wrong? You are giving wrong answer. हाँ, no. मुस्कान no. विरेश no. अफसाना no. Yes, no. गलत नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो बस इतना कह रहा है कि कानून में लिखा हो और उसका प्रोसीजर बता दिया गया हो और उस प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया तो मैं आपकी लाइफ ले जा सकता हूं, मैं आपकी लिबर्टी ले जा सकता हूं, यही तो लिखा है। बट सुप्रीम कोर्ट विल इंटरप्रेट इट इन 1978 एंड से नो, what you need to check is the due process of law. What you need to check is the due process of law. So due process of law is a broader term. Due process of law conception was given by the US Supreme Court in 1803 in Marylebone case. Madison versus Marylebone ऐसा कुछ केस का नाम था। तो ड्यू प्रोसेस का मतलब है
कि वो कानून जो बनाया है उसका प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ये तो वन ऑफ द पार्ट है. दिस इज वन ऑफ द पार्ट. वन मोर पार्ट इज द सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस. सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस का मतलब जो उस कानून का सब्सटेंस है, क्या वो फेयर, जस्ट, रीजनेबल है? क्या वो कानून अपने आप में फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है? उसे पास किया गया है और उसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फेयरली उसे अप्लाई किया गया है, इज वन पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस. But the first part of due process is looking at the substance of the law and whether it is fair, just, reasonable or not. Now, when you mean that due process means that the law should be just, law should be fair, law should be reasonable. Reasonable means some semblance of proportionality is there in the law. So when I say just, fair, reasonable and due process, अगर आप तब इस केले के छिलके वाले लॉ को देखोगे तो क्या ये सही है? इज इट एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? इज इट एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से सही था? नहीं ना? नो, ये सही नहीं था. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से सही था, ड्यू प्रोसेस से नहीं था. क्यों? क्योंकि कोई भी कानून जो सिर्फ एक केले का छिलका फेंकने के लिए आपको डेथ पेनल्टी दे देता है, वो जस्ट हो ही नहीं सकता है, वो रीजनेबल हो ही नहीं सकता है. इसीलिए जब भी आप किसी कानून को चेक करोगे, whenever a law will be checked if it is violating Article 21 or not, you'll check both the things, procedure as well as the due process. In fact, you'll see the due process which will include the procedure. And that means corollary. Corollary matlab derived conclusion. Your right to life and liberty is not only protected against arbitrary executive action, it is also protected against arbitrary legislative action. Your right to personal life and personal liberty is not only protected against arbitrary executive action, it is also protected against arbitrary legislative action.